नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, कोरोना बढ़ रहा है तेजी के साथ में, और ये बढ़ता कोरोना शासन और सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। आज ही कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। एनसीआर के हर जिले में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, ये जितने भी ज़िले हैं आसपास के, वहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरीके से लखनऊ में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ में तो ये भी कह दिया गया है कि जो लोग लखनऊ में प्रवेश करेंगे उनका बाकायदे कोरोना टेस्ट होगा, और ये कोरोना टेस्ट के लिए बाकायदे आगरा के टोल प्लाजा पर व्यवस्था की गई है, और स्टेशन, बस स्टेशन आदि में भी व्यवस्था की गई है। RT-PCR जांच की जाएगी। बहरहाल सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से अपने तेवर बदले हैं और जिस तरीके से संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे भी लग रहा है कि अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इस पर फैसला भी दे दिया। नंबर 2 खबर आज हम आपको बताएंगे, लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई है। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दे दिया, और फैसला दे करके जो मुख्य अभियुक्त है आशीष मिश्रा, उनकी जमानत रद्द कर दी, और ये आदेश किया है कि 1 हफ्ते के अंदर आशीष सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें और जेल चले जाएं। सीधा मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया, उससे एक बड़ा झटका लगा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कई लोगों का भी जो है ये झटका जो है सहन नहीं हो रहा है। आशीष मिश्रा, उनके पिता गृह राज्य मंत्री केंद्रीय अजय मिश्र टैनी को तो झटका लगा है, बल्कि उस सिस्टम को भी झटका लगा है, उस लीगल डिपार्टमेंट को भी झटका लगा है, जिनकी पैरवी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ी अहम बातें की। उन्होंने बताया कि आखिर ये हमको क्यों रद्द करना पड़ रहा है। नंबर 1 ये बताया गया कि हाई कोर्ट ने कुछ जल्दबाजी में फैसला ले लिया, और जल्दबाजी के फैसले का आपको स्मरण होगा कि जब आदेश लिखा गया कोर्ट में, तो उसमें कुछ धाराएं छोड़ दी गई। ये धाराएं गंभीर थी। जब ये आदेश जेल में गया आशीष को छुड़ाने के लिए, तो वहां लटक गया। जेल में कहा गया कि इनके ऊपर फला 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 धाराएं हैं, और इसमें 2-3 धाराएं ऐसी जिनका जिक्र ही नहीं, इसलिए इनको नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट कहती है कि हम अमुक मामले में इनकी जमानत दे रहे हैं, लेकिन यदि इनके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग है जिसमें जमानत नहीं हुई है, तो इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा ही आजम खां के मामले में भी हो रहा है। आजम खां को कई मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इसमें जल्दबाजी हुई। नंबर 2, कोर्ट ने यह माना कि पीड़ित का पक्ष नहीं सुना गया। पीड़ित जो कहना चाहता था उसकी बात को नहीं सुना गया, कोर्ट में इग्नोर किया गया। दूसरी बात ये समझ में आई। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो
कमेटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उस कमेटी ने राज्य सरकार से 2 बार कहा कि ये जो जमानत स्वीकृत हुई है इसके खिलाफ अपील कीजिए, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो 3 तो वजह बताई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हाई कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई कर ले और सुनवाई करके अपना फैसला दे दे, एक बार फिर से सुनवाई कर ले। सुप्रीम कोर्ट में जो बचाव पक्ष के वकील थे और जो अन्य वकील थे, सबने एक तर्क दिया कि हाई कोर्ट की जिस बेंच ने ये जमानत प्रार्थना पर स्वीकृत किया है, अब कृपया करके उनसे इस पर पुनः सुनवाई न कराई जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा जाए कि बेंच को बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। जिस कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिस कोर्ट ने जमानत दी थी, वही कोर्ट इसकी सुनवाई करे। तो ये 4 बातें हो गई। जल्दबाजी में फैसला, पीड़ित की सुनवाई नहीं, तीसरी ये बात कि जो नियुक्त कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की ने जो राय दी थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और चौथी बात ये हुई कि एक बार फिर हाई कोर्ट से कहा गया है कि आप इस पर सुनवाई कीजिए। फैसला आ गया और फैसले को लेकर के सियासत भी गर्मा गई। खास तौर से जो किसान मोर्चा है, जो आंदोलन कर रहा था, उसके नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि देर है अंधेर नहीं है। देर होती है न्याय मिलने में, लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और जिसमें जमानत रद्द कर दी गई, ये अपने में बड़ा अहम है। इसी तरीके की प्रतिक्रिया सियासत में और भी लगातार आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से आप बचाव करें, चाहे जितना शॉर्टकट का रास्ता अपनाएं, लेकिन जो सही है वो सही ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि जो जमानत स्वीकार करने के आधार बनाए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य तथ्य, वो भी उचित नहीं है। ये भी बात कह दी। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अपने में बड़ा अहम है, और ये आगे जो और मामले आएंगे उनमें भी अपनी एक नजीर पेश करेगा। आपको मालूम है कि लखीमपुर कांड क्या है? लखीमपुर कांड 3 अक्टूबर को हुआ था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में गए थे, और इस कार्यक्रम का आयोजन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी ने ही किया था। जब कार्यक्रम हो रहा था उस समय किसानों ने प्रदर्शन किया। इसलिए प्रदर्शन किया, उनमें गुस्सा था अपने आंदोलन को लेकर के, और खास तौर से 4-5 दिन पहले जो अजय मिश्र टैनी ने बयान दिया था कि ठीक हो जाओ वरना 1 मिनट में ठीक कर दिए जाओगे, मालूम नहीं है हमने कैसे क्या किया, इस बात को लेकर के किसानों में गुस्सा था और किसान प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि रास्ते को रोक दिया गया। आरोप सीधा सीधा ये है कि जब लौट रहे थे आशीष मिश्र अपने काफिले के साथ में, और उन्होंने देखा कि रास्ते को रोक दिया गया है, तब उन्होंने तुरंत गुस्से में आ गए, ऐसा आरोप है, और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को चढ़ा दिया। गुस्से में कहा ठीक चलाओ, और उसमें कई किसानों की मौत हो गई कुचल करके।
और इतना ही नहीं हुआ, उससे हिंसा भड़क गई और किसान भी हमलावर हो गए। बहरहाल उन्होंने भी कुछ लोगों को मार दिया। कुल मिलाकर के इस कांड में 8 लोगों की जानें गई थी, 8 लोगों की, जिनमें एक पत्रकार भी थे, उनकी भी जान चली गई थी। बाद में खूब सियासत हुई और अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। चुनाव में भी ये मुद्दा बना, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तेजी के साथ राजनीति बढ़ती गई, यहां तक कि जो लखीमपुर कांड है, विधानसभा चुनाव में वहां पर सब सीटें जीत भी ली गई। या यूं कहें कि इन मुद्दों का कोई प्रभाव नहीं रहा, लेकिन किसान इस बात को लेकर के काफी उत्तेजित है, आक्रोशित है। जब जमानत हुई तो जमानत होने के बाद सबसे पहले किसान मोर्चा आया और उसने उसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। कहा कि सुनी नहीं गई बात, पीड़ित की बात नहीं सुनी गई, एक तरफा हो गया, इग्नोर कर दिया गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई गई। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था तो उस समय भी एक बड़ी संख्या में परिवार के जन जो मृतक रहे हैं उनके लोग मौजूद थे और एक फैसला आया है। निश्चित रूप से ये फैसला भी ठीक है, सियासत को एक गर्मी देगा, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके परिणाम भी आगे कुछ गंभीर हो सकते हैं और इस पर एक बार फिर विचार हो सकता है कि कहीं ये मुद्दा सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए या अन्य लोगों के लिए महंगा तो नहीं पड़ेगा और इस पर विचार करने के बाद कोई निर्णय भी आएगा। लेकिन ये कारण तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया और आशीष से कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करो, माने जेल जाओ। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय चर्चा बड़ी तेज है, खास तौर से राजनीतिक जगत में। क्या पीके कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे? क्या पीके मतलब प्रशांत किशोर कांग्रेसी हो जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को नई संजीवनी देंगे? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को फिर से सत्ता पर लाएंगे? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस का पुराना वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ दिला देंगे? ये चर्चा के विषय न केवल सत्ता के गलियारों में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी है। और इसमें एक और जहां पर पीके की शनिवार को सोनिया गांधी से मुलाकात और उनके रोड मैप जो उन्होंने रेड कारपेट के रूप में बिछाया है उसकी चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर पीके के भी अतीत की चर्चा हो रही है। कह रहा है कि प्रशांत किशोर तो वही है जो सबसे पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र तक लाने में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी से संबंध टूट गए। जब भारतीय जनता पार्टी के संबंध टूट गए तो एक समय ऐसा भी आया, खास तौर से 2017 के चुनाव में, जब ये आया कि प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की बागडोर संभाल ली है और उनके ही कहने से ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री
शीला कौल को लाया गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसे विवाद खड़े हो गए, प्रशांत किशोर को समझ में नहीं आया और वहाँ से प्रशांत किशोर ने नाता अपना तोड़ लिया। और फिर इसी बीच जो है सपा से जो गठबंधन हो गया कांग्रेस का। अब दूसरी बात ये भी है कि इसके बाद प्रशांत किशोर कई राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों को भी मदद करते रहे, लेकिन फिर वो अहम भूमिका में आए बिहार में जदयू के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने उनका काफ़ी सम्मान किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया पार्टी का, एक तरीके से पार्टी में शामिल हो गए और उनका सम्मान भी किया और सम्मान करने के बाद उनसे लाभ भी अर्जित किया। लेकिन प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से भी नहीं पटी। अब वो नीतीश कुमार वहां से हट करके पश्चिम बंगाल चले गए, वहां ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए। और इसमें भी दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के लिए उन्होंने जो चुनाव रणनीति बनाई उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। और जो बात या जो भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने की थी वो भविष्यवाणी सही भी निकली कि 2.5 से ज़्यादा नहीं मिलेगी सीटें बीजेपी को, हुआ भी वही। अब सवाल ये उठता है कि अब वो प्रशांत किशोर ममता बनर्जी से दूर होकर के अब कांग्रेस के खेमे में आ गए। चर्चा ये है कि कांग्रेस के में वो शामिल हो जाएंगे। अब वहाँ पर कांग्रेस में चिंतन मनन हो रहा है कि प्रशांत किशोर को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और दूसरी ओर ममता बनर्जी से कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, वो पसंद नहीं करती है, जबकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप विपक्ष से तालमेल कीजिए और बंगाल में ममता बनर्जी से गठबंधन कीजिए, तमिलनाडु में गठबंधन कीजिए, वो ये भी कहते हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन कीजिए, बाकी सब जगह आप अकेले लड़ सकते हैं। तो एक और ये बात, दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के मुखौटा बनिए। प्रशांत किशोर ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का विकल्प दीजिए, कल्याणकारी योजनाओं का विकल्प प्रस्तुत कीजिए, संगठन का ढांचा बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मीडिया की रणनीति बना लीजिए और जहां पर खास तौर से माना जा रहा है कि लोकसभा की 370 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, तो कह रहे हैं कि यहाँ कैंडिडेट्स का चयन कीजिए और लड़ाई में आ जाइए। लेकिन उसके पहले एक चेता भी रहे, वो कह ये रहे हैं कि जो 6 राज्यों के चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव के पहले, उनमें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे कांग्रेस। और अगर उस मुकाबले में वो सामने आ जाती है तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव का भी मार्ग प्रशस्त होगा। रोड मैप दिया है, जिनकी मैंने बहुत चर्चाएं की कि वो क्या चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए, कि हमारा संवाद जनता तक कैसे पहुँचे, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या यही है। कांग्रेस कहती है हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जनता उसको ग्रस्त नहीं करती है, समझती ही नहीं मेरी बात को। उन्होंने एक बात जरूर कही है, उन्होंने कांग्रेस को चाहिए कि वो सवाल न खड़े करे, आलोचना न करे, बल्कि अपना एक विकल्प प्रस्तुत करे। ये राष्ट्रवाद है, आप राष्ट्रवाद पर सवाल मत खड़े करिए, आप राष्ट्रवाद की आपकी क्या परिभाषा है उसको प्रस्तुत करिए और इस बात की भी परवाह मत करिए। लेकिन सवाल ये कि जो प्रशांत किशोर का अतीत है कैसे तालमेल बैठेगा। दूसरा, कांग्रेस में भी बड़े धुरंधर लोग हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, वो प्रशांत किशोर को कितना ऑब्जर्व कर पाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि सोनिया गांधी और उनकी टीम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विष्णु गोपाल, ये जितने भी लोग हैं वो सब, अजय माकन, ये सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो
23 लोगों का एक ग्रुप है जिसे असंतुष्ट कहा जाता, वो कैसे स्वीकार करेंगे? और उत्तर प्रदेश में जो प्रशांत किशोर चले गए थे, उसका कारण एक ये भी था कि जो सीनियर लीडर्स थे वो उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए प्रशांत किशोर को जाना पड़ा। अब बस सवाल घूम फिर करके आ रहा है, कैसे टिकेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे नेतृत्व देंगे, उनको कौन सा पद दिया जाएगा, उनकी क्या अहमियत होगी, ये तमाम सवाल खड़े हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा सिर्फ इसी हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।